हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखा है बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 37। इससे पहले ऑलरेडी 36 सेट अपलोडेड है। साथ ही साथ वैसे सेट्स भी काफ़ी सारा अपलोडेड है जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर बात करें तो लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े होंगे कि जो नया परिसीमन था उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में जो अनुसूचित जातियों के लिए स्थान है वो 84 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, वो याद रखिएगा आप लोग 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा ही लोकसभा और विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण जो है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। आगे कह रहा है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो वह कौन सी थी? वह थी MC मेहता बनाम भारत संघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, और इसके बाद ही जब यही याचिका जब जारी की गई थी, मतलब MC मेहता बनाम भारत संघ जो याचिका दायर की गई थी, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो था वो कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है उस पर बंदिशें लगाया था। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कानपुर चमड़ा उद्योग है वही सबसे ज़्यादा गंगा में प्रदूषण पैदा करता है। एक चीज़ और गंगा से जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखिएगा। अभी 2014 में भी केंद्र सरकार ने गंगा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया और नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है। इससे पहले 2009 में गंगा नदी के सफाई के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का भी गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ गंगा की स्वच्छता को लेकर 1985 में भी एक गंगा एक्शन प्लान की स्थापना की गई थी और 2008 में भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्रदान किया है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो अनुवांशिक विकार नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अरंजकता जो है वो मतलब रंग न पहचानने की कमी जो है वो एक अनुवांशिक विकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की रंगों की पहचानने में दिक्कत होती है। अनुवांशिक रोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुवांशिक रोग कहाँ किसको जाता है? जो वैसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। आगे कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो केरल में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केरल में जो है वो सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। असम की एक बात करते हैं तो असम से याद रखिएगा, असम में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में कॉफ़ी का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर पूछ ले केरल के बाद रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो केरल के बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। आगे कह रहा है कि जलोढ़गढ़ तलछट का अर्थ जो है वो किस प्रकार की भूमि है। तो यह जो नदी के द्वारा निर्मित तलछट भूमि होती है उसको जलोढ़गढ़ तलछट भूमि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक विकास हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो औद्योगिकरण और आधारभूत संरचना संबंधित विकास जो है वो हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है। तो कौन सा एक साधन है? वो है GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। GDR की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो GDR एक ऐसा प्रपत्र है जो इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के द्वारा अनिवासी निवेशकों को जारी किया जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो यह बात कर रहा है लागत जन मुद्रास्फीति की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि शब्द भेदिया लेन देन यानी इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो मतलब अवैध तरीके से जो शेयरों की खरीद बिक्री के द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वो अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। हाँ, बिल्कुल यह राज्यपाल कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो मतलब ये एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल जो है वो मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल जो है वो मंत्रिमंडल के सुझावों की अवहेलना कर सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। आगे कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब केवल वह 6 तरह के हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कोई भी पेशा अपनाना, यह बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे 19 के जी में कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। भाषण की स्वतंत्रता भी है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की आज़ादी दी गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन और धर्म का पालन एवं प्रचार, ये दोनों अगर बात करते हैं तो यह दोनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत वर्णित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आगे कह रहा है कि संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही है? तो यह बात जो है वो उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछ रहा है। बीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह राज्य सूची में नहीं है। न्याय, चिकित्सा और अन्य आजीविका भी राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। पथकर जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पथकर। राज्य सूची की बात कीजिएगा तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है, जैसे कि लोक सेवा, कृषि, कारागार, कानून व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, यह सब जो है वो राज्य सूची का विषय है। आगे कह रहा है कि राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है संसद जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। यह बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि संसद द्वारा पारित जो कोई भी अधिनियम है ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। बिल्कुल सही है। कह रहा है संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे कह रहा है कि उपाधियों का अंत जो है वो संविधान के ब्लैंक के अंतर्गत एक प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसको जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और वही अनुच्छेद 18 में ही क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? तो छत्रपति शिवाजी जो है वो भोसले मराठा घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी शिवाजी थे और शिवाजी का जन्म जो था वो 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन है? तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भारत का जो शीर्ष संगठन है वो कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1974 में की गई थी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यह पूछ रहा है आपसे। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 2 दोनों सही है। थोड़ा सा मे बी अगर आप लोगों को विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आज।
वो बुक का प्रिंट ही थोड़ा ख़राब था, इसके कारण विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है मे बी आप लोगों को। कह रहा है कि किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, यह पूछ रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है या नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप से 3 महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत, कर्क और मकर रेखा गुजरती है, और सूर्य की जो स्थिति है वो इन्हीं रेखाओं के बीच होती है, जिससे इन प्रदेशों में हमेशा जो है वो गर्मियाँ पड़ती रहती है, और यही रीजन है कि यहाँ कोई ठंडा मौसम नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि ब्लैंक संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य के द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय रखता है। ठीक है, यह प्रस्ताव संसद की बात कर रहा है। तो प्रस्ताव जो है वो संसद के किसी भी सदन का एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है जो कि सदन कुछ करता है या कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है वो कटौती नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है वो आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटौती नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉडेम किस प्रकार के उपकरण है। तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कि कंप्यूटर का है। तो मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का उपकरण होता है। आगे कह रहा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है। तो यह कहता है अनुच्छेद 43 का ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 का ए। आगे कह रहा है इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। तो इस यातायात संकेत का मतलब है कि आगे यातायात सीधा दो तरफा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा जो है वो संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, यह बिल्कुल सही है कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, यह बिल्कुल सही है। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, यह भी बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। फिर कह रहा है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना, ये गलत है। ठीक है, इसने कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का यह कार्य नहीं था कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। यह किस मकबरे को कहा जाता है? सरखेज रोजा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और सरखेज रोजा है कहाँ? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। अच्छा, इसको एक्रोपोलिस क्यों कहा जाता है, अहमदाबाद का एक्रोपोलिस? इसे अहमदाबाद का एक्रोपोलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे ली कॉर्बूजियर, वो इसकी तुलना यूनान के एक्रोपोलिस से किया था। आगे कह रहा है ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, यह बात कर रहा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसकी शुरुआत जो है वो 1987 में की गई है और इसके तहत 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि तप्त दीप शब्द जो है वो नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो यह जो है वो उष्ण महानगर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्ण महानगर। जो नगरों के केंद्रीय व्यवस्था क्षेत्र या चौक क्षेत्र होता है उसमें जो उच्च तापमान होता है उसी को उष्मादीप कहा जाता है। आगे कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे में INA के मुकदमे के रूप में भी लोकप्रिय है। नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी ने कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। यह बात किस मुकदमे की कर रहा है? यह बात कर रहा है लाल किले मुकदमे की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल किले मुकदमे की। नेक्स्ट है हमारा हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो खारवेल शासक के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल
खारवेल जो है वो कलिंग में राज करने वाले महामेघ वाहन वंश का तृतीय और सबसे महान एवं प्रख्यात सम्राट थे। नेक्स्ट कह रहा है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी जो है वो किस लेख से मिलती है? तो यह जो है वो अयोध्या लेख से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख से। नेक्स्ट कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हंटर आयोग की बात करता है तो कब? 1882। बूड का घोषणा पत्र की बात करता है तो कब? 1854। सैंडलर आयोग की बात करता है तो कब? 1917। और सार्जेंट योजना की बात करता है तो कब होगा? 1944। इसको आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है एक साइड तीर्थंकर के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी साइड प्रतिमा लक्षण है। आदिनाथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वृषभ के साथ मैच करेगा। मलिनाथ की अगर बात करते हैं तो जल कलश के साथ मैच करेगा। पार्श्वनाथ सर्प के साथ मैच करेगा और संभवनाथ जो है वो अश्व के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ठीक है, ये किसने किया था? फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो था वो मूल रूप से एक डच व्यापारी था जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करता था। इसके साथ ही साथ जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग्स, सर टॉमस रो, विलियम फिंच जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। जहांगीर से एक चीज़ और याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आगे कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 में। आगे कह रहा है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन है? तो भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए एक साइड पर्वतीय दर्रा और दूसरे साइड उसके राज्य दिए हुए हैं। कह रहा है माना दर्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह उत्तराखंड के साथ मैच करेगा। ठीक है, नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो सिक्किम के साथ मैच करेगा। जोजिला दर्रा जो है वो पहले जिस समय क्वेश्चन था उस समय जम्मू कश्मीर के साथ ही मैच करेगा। सिक्किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अनाईमुडी की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। आगे कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है? यह करता है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। और अगर विश्व में बात कर दें तो विश्व में हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो कौन है? तो वो है कोंकण तट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। और कोंकण तट का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर गोवा तक है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बिल्कुल सही है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527, राणा संगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 1529, जिसमें अफगान पराजित हुए और बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 1530 लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। आगे कह रहा है मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो विलियम हॉकिंग्स को दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंग्स। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जहांगीर जो था वो हॉकिंग्स को 400 मनसब भी प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तब वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। 3 महिलाओं ने कांग्रेस का
अध्यक्षता किया है वो है पहले एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू और एक है नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट कह रहा है लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट कह रहा है कामठा गमारू क्या था? तो यह एक क्या था? एक जहाज़ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जहाज़, जापानी जहाज़ था जिसको कि बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। नेक्स्ट कह रहा है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है वो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है वो दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो यह किसने कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो यह किया था माउंटबेटन ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट कह रहा है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CO और C6H6। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सुमेलित है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 सही है। कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल ये जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो था कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल यह जापान के शहर क्योटो में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर का समान तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या है? तो आप लोग एक पढ़ रहे होंगे रिलेशन C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। इससे अगर आप चेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछेगा तो आपका आंसर जो होगा वो होगा कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और सिर्फ अगर आपसे पूछ दे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसको जाना जाता है तब आपका आंसर होगा गोदावरी नदी। आगे कह रहा है श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक जो हैं वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से। वहीं और कुछ अन्य उत्पादन की अगर आप लोग बात कीजिएगा तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति जो है वो फलों के उत्पादन से है और अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। आगे कह रहा है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। आगे कह रहा है भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम जो है वो क्या कहलाता है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम है वो देव प्रयाग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देव प्रयाग कहलाता है। अच्छा, अगर पूछते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है और अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। धौलीगंगा और विष्णुगंगा के संगम को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा होगा कुल प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के 360 डिग्री अपॉन में थीटा और माइनस में 1। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो किसको किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को, जिसको कि रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे कह रहा है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच। वहीं कह रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच अगर बात करें तब हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा जो है वो करता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच पूछ ले तो 49वां जो समानांतर रेखा है वो करता है। और भारत और चीन के बीच तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, मैक मोहन रेखा करता है।
नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, तो देखिए विकल्प के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा दमनदीप, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में, तो दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना हटा के देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख हो गया है अब, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप हो गया है। आगे कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत के किस शहर से होकर गुजरती है। तो यह जो है वो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम से गुजरती है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो कौन सा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन है। तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है, मैरासमस, जिसको कि सूखा रोग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो बैक्टीरिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के पूर्वी समुद्र तट को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में बांटा गया है। आगे कह रहा है MRI निम्न में से क्या है। तो MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, जो कि शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे कह रहा है कि सिम का पूरा स्वरूप क्या है। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को रखा जाता है। आगे कह रहा है फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम इटली में हुआ था, और मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। नेक्स्ट कह रहा है पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो यह जो है वो बसा के पाचन को प्रभावित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बसा। नेक्स्ट कह रहा है घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। तो घाव भरने के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन सी सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है वो सहायक होता है। आगे कह रहा है कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो यह कौन है, यह है कैफीन। अच्छा, कह रहा है चाय की पत्तियों में विद्यमान उत्तेजक तत्व कौन है। तो वो कैफीन ही है। अच्छा, सर्वाधिक महत्व का कैफीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो द्विधारी पद्धति में 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट के बराबर होता है। आगे कह रहा है विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित कौन है। ठीक है, तो वो कौन है, जो कोची एयरपोर्ट है वो है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोची, केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह आपसे कह रहा है। कह रहा है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा, यह गलत है।
कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। यह सही है। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। यह भी बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है वो नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के ताज़ा आंकड़े के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में 2016 से 18 के दौरान मातृत्व मृत्यु दर सर्वोच्च पाई गई है? तो यह कौन से राज्य में? आसाम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम में। नेक्स्ट कह रहा है सिविल सेवा की कार्य पद्धति और सिविल सेवा की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दिया है? तो यह किस योजना को दिया है? कर्मयोगी योजना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मयोगी योजना को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किन 2 देशों ने रूबेला और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो तय समय वर्ष 2023 से पहले हासिल कर लिया है? तो यह किसने किया है? मालदीव और श्रीलंका ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव और श्रीलंका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि पुस्तक क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? तो क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है जतिन परांजपे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के द्वारा बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने हेतु जॉब पोर्टल रोजगार बाजार का शुभारंभ किया गया है? तो रोजगार बाजार का शुभारंभ जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में पीपीपी मॉडल में राज्यों के सहयोग से कितने नए स्मार्ट सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है? तो यह जो है वो 5 नए स्मार्ट सिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। यह देखिए यह बजट 2020-21 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार के सभी घाटों में सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? तो केंद्र सरकार के सबसे बड़े घाटों में सबसे बड़ा घाटा जो है वो है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 जुलाई 2020 को चीन के किस ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानबेन 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह किया है मंगल ग्रह के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। नेक्स्ट कह रहा है जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के मानव परीक्षण को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था? तो यह कौन था? यह था रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो पहले कौन थे? पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में समाचारों में रहा केशवानंद भारती जिनका निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 1996 में केशवानंद भारती को इडनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था। यह बिल्कुल सही है। यह मठ महान संत एवं अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। यह भी बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण उन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2020 की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में 162 देशों में कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? तो इसमें भारत को स्थान दिया गया है 105वां। नेक्स्ट कह रहा है मई 2020 में कोविड-19 महामारी से आधिकारिक रूप से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो वह बना है स्लोवेनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।